Hello everyone, I am Ritu Goyal. Welcome to our channel iView Academy. लेट्स क्विकली रिकॉल हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो सारे रिएक्शंस हैं जो हमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। हमने इसका सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था अभी। फिर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरह की न्यूट्रिशन पढ़ी थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस किस तरह की है हमने वो भी पढ़ा था। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लाइक हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपना खाना बनाने के लिए और खाना पाने के लिए। इसी तरह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसके अंदर हमने प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है एंड what else is needed for photosynthesis to take place। photosynthesis का रिएक्शन पढ़ा था, different kinds of reactions, dark reactions, light reactions पढ़े थे। और आज हम शुरू करेंगे nutrition in humans। so let's begin। this is a human digestive system। human digestive system में alimentary canal and the associated glands are there। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू हो जाती है? एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाती है हमारे मुंह से। जब भी हम खाना खाते हैं, हमने सपोज़ एक रोटी का टुकड़ा तोड़ के मुंह में डाला, तो सिर्फ ध्यान कीजिए कि कैसे क्या होता है। जब हम मुंह चलाते हैं तो मुंह में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मुंह में जीभ यूज़ हो रही है, हमारे दांत यूज़ हो रहे हैं छोटा छोटा काटने के लिए। और उसके बाद क्या खाना मुंह में रह जाता है? नहीं, खाना मुंह में नहीं रह जाता, वो ईसोफेगस से नीचे स्टमक में आ जाता है और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन it passes the waste material is passed out through the anus or rectum। ओके, एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे कि हमने बात की, नॉर्मली क्या होता है, अच्छा खाना देखते ही हम कहते हैं हमारे मुंह में पानी आ गया। वो पानी क्या है? वो पानी स्लाइवा है। स्लाइवा सिक्रेटेड बाय स्लाइवरी ग्लैंड्स। इसी तरह जब खाना नीचे ईसोफेगस से होकर नीचे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में भी स्टमक की लाइनिंग बहुत तरह के जूसेस रिलीज़ करती है जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। हमने ये भी सुना है कि लीवर के ख़राब हो जाने पर खाने के पाचन में हमें प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियसली लीवर और पैनक्रियाज भी कुछ ना कुछ फंक्शंस कर रहे हैं टू कैरी आउट दैट डाइजेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन। ओके, स्टार्टिंग विद माउथ। माउथ में होता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन है खाने को चबाना, चूइंग ऑफ द फूड एंड इट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। ऑब्वियसली हम सीधी रोटी जो हम लेते हैं गटक नहीं जाते हैं, पहले उसको अच्छे से चबाते हैं। दैट इज़ व्हाट मैस्टिकेशन इज़। मैस्टिकेशन में क्या हो रहा है? खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, प्लस उसके साथ स्लाइवा उस खाने के साथ मिल रहा है। देन teeth helps in crushing and grinding of the food। Saliva lubricates and moistens the dry food and distributes the saliva throughout the food mass। टंग का बहुत ज़्यादा रोल है swallow करने में, फूड को swallow करने में, फूड and it also helps in motor functions such as speech, chewing and swallowing। Okay, let's understand the role of saliva। saliva is secreted by the salivary glands। salivary gland से जो saliva रिलीज होता है, saliva खाने के साथ मिक्स होकर खाने को तो मॉइसन करता ही है, प्लस इट secretes an enzyme called salivary amylase। this enzyme is known as salivary amylase। कभी भी आप थोड़ी देर रोटी को या ब्रेड को थोड़ी देर चबाते रहिए तो वो मुंह में ही मीठी लगने लगती है। वो मुंह में मीठी इसलिए लगने लगती है क्योंकि स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द स्टार्च दैट इज प्रेजेंट इन द फूड। स्लाइवरी अमाइलेज इज कैरिंग आउट द स्टार्च डाइजेशन। स्टार्च डाइजेशन से आपका स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू maltose and this tastes sweet। so what has started happening here? the digestion of carbohydrates in the mouth has begun। और स्लाइवा का रोल खाली सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो स्लाइवरी अमाइलेज को ही पकड़े,
को ही रिलीज कर रहा है और डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इसके कुछ एक्सेसरी फंक्शंस भी हैं। लाइक बिना सलाइवा के आप खाने को बहुत अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएंगे और आपका मुंह सारे टाइम ड्राई रहेगा। It will lead to dryness of the oral mucous membrane and poor oral hygiene because of the bacterial overgrowth. सलाइवा में ऐसा क्या है जो वो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है? सलाइवा में एक और एंजाइम है लाइसोजाइम, which helps in breaking down the bacteria that we take with the food, or otherwise also the bacterial growth that takes place in the mouth because of the presence of certain sticky food on the teeth or on the tongue, that leads to bacterial growth. So lysozyme that is present in the starch helps in the breakdown of bacteria also, and of course it is helping with the सेंस ऑफ टेस्ट ऑल्सो, उसके बिना हमें खाने का स्वाद प्रॉपर नहीं आएगा, प्लस we will have difficulties with the speech also. So the saliva in the mouth is very important to begin with the digestion of carbohydrates and for other accessory functions also. After mouth, the food simply passes through the pharynx and the esophagus. There is no digestion taking place in the pharynx or the esophagus, but there is a particular kind of movement which is known as peristaltic movement that is taking place in the esophagus. Esophagus is the food pipe. Esophagus food pipe है जिसमें peristaltic contractions हो रही हैं, wave like contractions हो रही हैं, जो धीरे धीरे खाने को अंदर धकेल रही है towards the stomach. Now in stomach, the digestion of the food further starts. Stomach के अंदर तीन तरह की stomach के अंदर in the gastric juice, stomach से जो भी juice release होता है वो gastric juice कहलाता है. Here let me tell you, anything related to stomach is gastric. Anything related to lungs is pulmonary. Anything related to liver, it is hepatic. This is just for general knowledge so that you know what is what. Anything related to heart is cardiac. Okay, so the juice that is secreted by the lining of the stomach is known as the gastric juice. In the gastric juice, three types of secretions are present: HCl, then mucosa is secreted by it, and the protein digesting enzyme. Protein digesting enzyme, pepsin. So along with this secretion, we will know what is the role of this secretion, but the main function of the stomach is to receive the food from the esophagus, अपने gastric juices से जितनी digestion उसको करनी है वो करे, and the food that is digested that comes into the liquid form in the stomach, that forms the chyme, that is known as the chyme, and then this chyme is passed on periodically to the small intestine. Okay. Okay. The secretions in the stomach, the gastric juice is containing the enzyme pepsin which breaks down the proteins, then HCl and then the mucus. अब mucus का main function क्या है? हम कह रहे हैं कि elementary canal में जगह जगह different organs, different enzymes secrete कर रहे हैं. अब enzymes act कर रहे हैं proteins पे, carbohydrates पे to break them down into the smaller materials. Okay. Then अगर mucus नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा जो stomach है, alimentary canal है,
स्टमक, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे के सारे पार्ट्स, सारे के सारे ऑर्गन्स, वो भी तो इन्हीं सब चीज़ों के बने हुए हैं, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के. अगर म्यूकस लाइनिंग नहीं होगी तो एंजाइम डायरेक्टली इट विल स्टार्ट ईटिंग आवर इंटरनल ऑर्गन्स. स्टमक में अल्सर होने का एक ये मेजर कारण है. एसिडिटी सुनी है आप लोगों ने कि एसिडिटी हो रही है. जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब हम एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं, या देर इज़ ओवर सिक्रीशन ऑफ HCl बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड वी ईट, तो क्या होता है कि हमारे स्टमक में जो म्यूकस लाइनिंग है वो धीरे धीरे डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है. जब वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाती है तो दैट फॉर्म्स द अल्सर, क्योंकि एंजाइम्स धीरे धीरे वहाँ पर खाना शुरू कर देते हैं. नाउ म्यूकस का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक. HCl, वाई HCl इज इम्पॉर्टेंट? अगर वो इतना नुकसान भी पहुंचा रहा है, देन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू? It is important because enzymes are known to function. What are enzymes? Enzymes are biocatalysts. Enzymes are the biocatalysts. Have you ever heard of catalyst? Catalyst क्या होता है किसी भी रिएक्शन में? कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत जल्दी बढ़ा देता है. लाइक अगर आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई है, कोई तीसरा आ गया और उसने एक को भड़का दिया, तो वो लड़ाई तेज होकर मारा पीटी पे पहुंच जाएगी, राइट? तो दैट इज इंटेंसिफाइंग, और जो लड़ाई कल होनी थी वो आज बहुत बुरी तरह हो जाएगी. सो एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ फंक्शन is done by the catalyst. Catalyst increases the rate of reaction. वो बहुत जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. अदरवाइज जो हम खाना खाते हैं वो कई साल तक भी ना डाइजेस्ट हो, जो हमें 2 घंटे बाद भूख लगनी शुरू हो जाती हैं. ओके, सो दीज एंजाइम्स दे रिक्वायर प्रॉपर pH and temperature to work. Okay, now in the stomach, this enzyme pepsin, which brings down the breakdown of proteins, require acidic environment. This acidic environment is provided by the hydrochloric acid. The gastric mucosa secretes 1.2 to 1.5 liters of gastric juice per day, and gastric juice of some mammals like calves. Calves are young ones of the cow. They contain the enzyme renin, which causes the coagulation of the milk. We call it as the clumps formed in the milk protein is like coagulation of the milk, and it helps in easy digestion of the milk. Coagulation of the milk is because of the coagulation of the proteins. Okay. Now, after the chyme is produced by the stomach and the action of the enzyme pepsin is taken place, then the food is passed on into the small intestine, जिसको हम कहते हैं छोटी आंत. खाना उसमें चला जाता है. This small intestine is almost 6 meter in length. It's almost 6 meter in length, and this is the longest part of the digestive system. It extends from the stomach to the large intestine, and it has 3 parts: duodenum, jejunum, and ileum. Duodenum, jejunum, and ileum. The main function of the small intestine are secretion as well as absorption. Secretion of what? Secretion of enzymes to carry out digestion. So what will be the main function of small intestine? Digestion and absorption. The food is mixed with bile. Okay. Now small intestine is getting its secretions both from liver as well as pancreas. Okay. From the liver it receives bile juice. What is the function of bile juice? Bile juice helps in creating the alkaline environment in the small intestine. Causes alkaline environment. Why alkaline environment is needed? I just discussed, अभी हमने डिस्कस किया था
कि एंजाइम्स को काम करने के लिए एक प्रॉपर पीएच चाहिए होता है. स्टमक में वो पीएच एसिडिक था और वो प्रोवाइड किया था HCl ने. बट अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पीएच इज प्रोवाइडेड बाय द बाइल जूसेस and in the small intestine alkaline medium is needed. Further, bile juice helps in the emulsification of fat. Where does it help? It helps in the emulsification of fats. What is emulsification of fat? We will discuss what is emulsification of fat. Basically, it is the breakdown of the bigger fat droplets into smaller fat droplets. This is what emulsification of fat. These smaller droplets of fat are easy to be worked with enzymes. Enzymes can easily work on these small droplets rather than on a bigger droplet, और digestion में आसानी होती है. And we discussed small intestine receives its secretion from liver and pancreas. From liver, bile juice and pancreatic juice containing enzymes. Let's see what are all the enzymes that are present in the small intestine. Enzymes that are present in small intestine are trypsin and chymotrypsin, which is secreted by the pancreas. Again, trypsin and chymotrypsin are very strong enzymes to carry out the digestion of proteins. अब हमने देख लिया एलिमेंट्री कैनाल में तो सारी जगह म्यूकस है विच इज प्रोटेक्टिंग द एंटायर इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स और द एसिड. बट पेनक्रियाज में जब ये दोनों एंजाइम पेनक्रियाज सिक्रीट कर रही है तो पेनक्रियाज को कौन बचा रहा है? पेनक्रियाज को नेचर बचा रही है ऑटोमेटिकली. जब ये एंजाइम्स बनती हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में बनती हैं. तो पेनक्रियाज में जब तक ये एंजाइम रहती हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं. इनकी एक्टिवेशन जब ये पेनक्रियाटिक जूस के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं तब ये एंजाइम्स जाकर एक्टिव होती हैं. और ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वहाँ पे म्यूकस है टू प्रोटेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, देन enzyme lipase will carry out the digestion of lipids and fats. Carbohydrates are broken down by the pancreatic amylase. Ultimately क्या करना है हमें? जो proteins हैं उनका simplest form or the smallest form is amino acids. Carbohydrates needs to be broken down into simplest glucose or monosaccharides, and lipids needs to be broken down into glycerol and fatty acids. So maximum digestion is taking place in small intestine with the help of the secretions from the liver and pancreas. So ultimately when they have reached down to their smallest form, absorbable form, then the function of the absorption of all these raw materials, which are going to be the raw materials for again the building up processes within the body for the assimilation, the absorption, maximum absorption of these also takes place in small intestine itself. Okay. In the smaller intestine, the absorption, as I just said, the maximum absorption is taking place in the small intestine. Why maximum absorption? क्या चीज़ उसको सपोर्ट कर रही है कि वो मैक्सिमली एब्जॉर्ब कर पा रहा है हर चीज़ को स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स पे देयर आर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज विलाई एंड माइक्रोविलाई. These villi and microvilli, they increases the surface area for absorption. यहाँ पर इनके अंदर इतने ज़्यादा folds हैं villi के अंदर which increases the surface area for absorption, plus
दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से खाना टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा सकता है। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में उस टाइम कम है तो ब्लड में इजीली डिफ्यूज हो जाएगा ग्लूकोज एंड इट विल बी taken to all the cells of the body. That is why the villi and microvilli are helping in the maximum absorption here in the small intestine. Now, interesting fact, why herbivores have longer intestine than the carnivores? Herbivores क्या होते हैं? जो घास फूस खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। दोज हु प्रे ऑन अदर एनिमल्स, दोज आर कार्निवोर्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में छोटी है। वो किस लिए? क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट्स बेस्ड फूड खा रहे हैं। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज होता है, उनकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय एंजाइम सेल्यूलेज। बट हर्बीवोर्स में तो सेल्यूलेज नहीं होती, तो उनको हेल्प करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। तो उनको भी हर्बीवोर्स को अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में जगह देनी होती है टू कैरी आउट द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। दैट इज वाई इन हर्बीवोर्स the small intestine is longer as compared to carnivores, because herbivores are feeding on cellulose rich food, and in the absence of enzyme cellulose, the microorganisms that are present there, they are helping for the digestion of cellulose. Okay. No digestion is taking place in large intestine. In the largest intestine, only the absorption of water takes place. The large intestine includes colon, rectum and anus. It has 3 functions. क्या क्या functions है large intestine के? Digestion, यहाँ पे किसी किस्म की digestion नहीं हो रही है large intestine में. The function of large intestine is वो absorb करता है water को और vitamins को. Then it forms the feces from the undigested food, and defecation takes place through rectum. Okay, and it is the defecation is due to the contraction of the rectal muscles. Okay, so the main function of large intestine is absorption of water and passing out of the waste material from the body. Okay. Now, if we have understood what digestion is, let's move on to respiration. What is respiration? हमें सांस लेने की ज़रूरत है। हम सारा टाइम सांस लेते हैं। बिना सांस लिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हम सांस इसीलिए लेते हैं ना कि हमें ऑक्सीजन मिले, और हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है विच नीड्स टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। एक तो सबसे बड़ी बात, अब रेस्पिरेशन में हम ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन है क्या, और रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन जाता है बॉडी के अंदर। ओके, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which cells of the organism obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide and ATP. Now, what is ATP? ATP is adenosine triphosphate. It is the energy currency of the cell. अब आपके फादर जब कमा के लाते हैं कोई पैसे, तो वो एक बार में तो खर्च नहीं कर देते, वो धीरे धीरे करके खर्च करते हैं, प्लस कुछ सेविंग्स भी करते हैं। तो यहाँ पर ATP का यही काम है। वाई आर वी कॉलिंग इट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? क्योंकि हमें एनर्जी को कंजर्व करके रखना है। हम एक बार में जितना खाया उससे एनर्जी निकाली और उस ख़त्म हो गए तो उसके बाद हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। हम सारा टाइम तो नहीं खाते रहते ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मील इन अ डे खाते हैं।
तो बाकी टाइम हमें काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? बाकी टाइम हमें एनर्जी मिलती है ATP से, जो हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी का काम करते हैं। जैसे जैसे हमें एनर्जी चाहिए होती है ATP का ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। बट ATP का सिंथेसिस कैसे होता है? ATP का सिंथेसिस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम खाना खाते हैं, प्लस द ऑक्सीजन दैट इज देयर, इट गिव्स energy and carbon dioxide and water. Okay, let's see how respiration works. Okay, first let's know the difference between breathing and respiration. Respiration में दोनों पार्ट्स आ रहे हैं। respiration में breathing भी हो रही है और cellular level पे oxidation भी हो रही है। oxidation of what? जो glucose हमने खाया, वो glucose will combine with oxygen to give carbon dioxide and energy. That would be respiration. But breathing is a physical process only. Breathing is a physical process only, जिसमें हम सिर्फ सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। जबकि respiration में breathing होगी पहले, और breathing होने के बाद वो ऑक्सीजन इट विल रीच टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, और हर सेल के पास ग्लूकोज है, वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज विल टेक प्लेस to release energy. I hope everything is getting cleared. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे प्लीज़ बताइए. So breathing is a physical process, whereas respiration is a chemical process. Breathing takes place at the organ level. Different organs are involved in breathing. हम सांस लेते हैं नाक से, nasal cavity में जाता है, then trachea में, trachea से होते होते bronchi से it will go to both the lungs में वो further bronchioles में divide होके it will reach to alveoli, और alveoli से to the entire cells of the body through the blood. So it's a simple exchange of gases. Whereas respiration is a chemical process, it takes place at the cellular level and it leads to the breakdown of glucose. Now there are two types of respiration. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम हमेशा कहते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, बट सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, एंड दे ऑब्टेन देयर एनर्जी एनएरोबिकली. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द वन इन विच oxygen is needed. In aerobic respiration, oxygen is needed. And here the glucose molecule C6H12O6 will break down. There will be complete oxidation of carbon dioxide. It will break down to give 6 molecules of carbon dioxide plus water plus energy. Okay, let's see. Now there is a in between path, in between product also, which we will discuss a little later. But just to know what is aerobic respiration, in aerobic respiration oxygen is needed. Glucose breakdown in the presence of oxygen takes place to give carbon dioxide, water and energy, and it's the complete breakdown of glucose to give 6 molecules of carbon dioxide. Why I am again and again saying कि complete oxidation हो रही है यहाँ पे? Complete oxidation इसलिए हो रही है कि 6 के 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल रहे हैं. बट और यहाँ पे एनर्जी विच इज़ रिलीज इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस टेक्स प्लेस, the oxidation of glucose takes place in the absence of oxygen, and there will be intermediates like ethanol and will be produced. Here you can see only one molecule of carbon dioxide is being produced. Again, this is the in between product that is produced always. This pyruvate, the production of pyruvate takes place both in aerobic as well as anaerobic organism. Conversion of glucose to pyruvate is a universal step which takes place in the cytoplasm. Conversion of
glucose to pyruvate is a universal step that is taking place in cytoplasm. It occurs both in aerobes as well as anaerobes. But in anaerobes, what happens? This pyruvate gets converted into ethanol. Now, pyruvate is a 3-carbon compound. Okay, pyruvate is a 3-carbon compound. And glucose is a 6-carbon compound, right? So this means that 6-carbon compound glucose is getting converted into 2 molecules of pyruvate. Okay, 2 molecules of pyruvate, and both the molecules of the pyruvate will undergo breakdown to give 2 molecules of ethanol, 2 molecules of carbon dioxide. Now, ethanol is a 2-carbon compound. Ethanol is a 2-carbon compound. So again you can see how can we distribute the 6 carbons of the glucose. 6 carbon of the glucose will form 2 molecules of ethanol that will consume 4 carbon molecules, and 2 carbon dioxide molecules will be given out. And anaerobic respiration is taking place in the absence of oxygen, so it is an incomplete breakdown. Only 2 molecules of carbon dioxide are being produced here, and the energy that is produced is very much less than the aerobic respiration. In aerobic respiration, around 36 to 38 molecules of ATP are produced by the breakdown of 1 glucose molecule, whereas in anaerobic respiration only 4 molecules of ATP are produced during the breakdown of glucose molecule. Okay. If there is lack of, now there can be a situation in multicellular organisms also. The anaerobic respiration that we talked earlier, we talked of taking place in the yeast. But in multicellular organisms also, when they carry out vigorous exercise, in that case when बहुत ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उस केस में उनके भी कुछ सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी शुरू हो जाती है. आपके पैरों में दर्द, जब आप काफ़ी देर भाग रहे हो या काफ़ी आपने जिम विम कर लिया हो, तो आपके बाजुओं में दर्द होना शुरू हो जाता है. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? वो इस वजह से होता है क्योंकि जितनी आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन आपको मिल नहीं रही है, आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है, सेल्स तक नहीं पहुंच रही है. तो उस केस में हमारी बॉडी में भी जो ऑर्गन्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने में दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ कंपाउंड नोन एज लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और थोड़ी एनर्जी भी रिलीज हो जाती है. And because of the accumulation of lactic acid during vigorous exercise, we get muscle cramps. We get muscle cramps because of this lactic acid. Okay. Again, let's see what is the pathway of glucose breakdown. Glucose will get converted into 2 molecules of pyruvate, which is a 3-carbon molecule. In the absence of oxygen, that is anaerobic respiration. In case of anaerobic respiration, which is taking place in yeast, there will be production of ethanol. From 2 molecules of pyruvate, 2 molecules of ethanol will be produced, and 2 molecules of carbon dioxide plus energy. Now, as we can see, 2 molecules of pyruvate, they have 2 into 3. 6 molecules of carbon are used. Here 2 into 2, again 2 molecules of carbon are used plus 2 carbon dioxide molecule. That justifies for the 6 carbon molecule of glucose. Okay. Again, as I told you earlier, this is a universal step. Universal as in taking place both in aerobes as well as anaerobes. This step is taking place both in aerobes and anaerobes. तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम है विग्रस एक्सरसाइज के टाइम, तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो जाता है. 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल will get converted into 2 lactic acid molecule which is a 3-carbon compound.
molecule, which is a 3-carbon compound, okay, and in the presence of oxygen, which is aerobic respiration. In aerobic respiration, what is happening? Aerobic respiration is taking place in the presence of oxygen. Complete breakdown of 6-carbon glucose molecule to 6 carbon dioxide molecule plus water plus lot of energy. Okay, I hope it's clear. अगर आप लोगों को कोई चीज़ का क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए. Okay, then respiration in animals. Again, respiration, there are terrestrial organisms, there are aquatic organisms also. Terrestrial organism like humans we have already studied, जिनके अंदर lungs हैं, but कुछ terrestrial organisms like insects, arthropods, उनके अंदर tracheae, spiracles, ये सब चीज़ें होती हैं for respiration. Then in aquatic animals, most of the aquatic animals have gills like fishes, and उनके अंदर rate of respiration बहुत high रहता है. क्यों हाई रहता है? आप देखते हैं लैंड पे तो बहुत ऑक्सीजन है, वी ऑल नो देयर इज 21% ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, राइट, बट पानी के अंदर ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है. कम डिजॉल्व होती है तो कम ऑक्सीजन को खींचने के लिए बार बार सांस लेना पड़ता है. दैट इज़ वाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी हाई इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, now we have to know, again the plants are also living beings, so the respiration takes place in plant also. In the photosynthesis we already learned कि stomata का क्या function होता है. There is a opening on the leaf surface which is known as stomata. तो stomata का हम सब ने ये function पढ़ा था कि it is involved in the exchange of gases. तो plants में भी respiration और exchange of gases is taking place through stomata. During night, in the absence of sunlight, photosynthesis do not take place and hence carbon dioxide is released but not used up by the plants. दिन में भी प्लांट तो रेस्पिरेशन सारा टाइम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस दिन में ज़्यादा कर रहे हैं. तो रात को क्या होता है, रात को जनरली आपने सुना ही होगा, सब कहते हैं कि रात को पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, पौधों के पास नहीं जाना चाहिए. कोई भूत प्रेत तो आता नहीं है पौधों में. पौधों के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, और इसका रीज़न ये है, दिन में वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो जो भी रेस्पिरेशन वो करते हैं और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करते हैं वो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस के टाइम यूज़ हो जाती है. बट रात को जब वो सांस ले रहे होते हैं पौधे, तो क्योंकि सनलाइट नहीं है, उनको फोटोसिंथेसिस नहीं करनी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ ना करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं. दैट इज़ वाई यू शुडंट बी वेरी नियर टू द प्लांट्स एट नाइट, क्योंकि आप कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे प्लांट्स के पास जाकर. उस टाइम आपको प्लांट्स ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा दे रहे हैं. During the day, there is no carbon dioxide release because the released carbon dioxide is used by the plants for photosynthesis. Oxygen is released instead of carbon dioxide during the day. Okay. Now, we have discussed respiration, how कि respiration के क्या pathway हैं. Now, let's move to respiration का cellular breakdown of glucose is one part of respiration. दूसरा पार्ट क्या है, ब्रीदिंग, कि हम सांस कैसे लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ही है. ओके, नाउ वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज और माउथ, जबकि माउथ से इट्स नेवर प्रेफर्ड टू ब्रीथ थ्रू माउथ, क्योंकि वो आपको बहुत सारी बीमारियां देगा, प्लस हर तरह का जर्म आपके पास जाएगा. नाक में तो यू हैव नेजल हेयर्स होते हैं ना नाक में बाल, वो किसी भी एंटीजन को या किसी भी जर्म को पकड़ लेते हैं, बट मुंह से सांस जो लेते हैं लोग, बट यू शुडंट. सो व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर नोज एंड माउथ, you pull air into the throat and down the windpipe. Windpipe is trachea. Windpipe is trachea. Now, this trachea is supported by the rings of cartilage. Okay, this trachea is supported by the ring of cartilage. That is why जब हम सांस छोड़ते भी हैं, आपने स्ट्रॉ से कभी कुछ जब आप स्ट्रॉ से पीते हैं, have you ever नोटिस कि जब उसमें से सारी हवा सक कर लेते हैं तो वो चिपक जाती है.
तो सेम थिंग कैन हैपन इन द विंड पाइप ऑल्सो, बट इट डज नॉट हैपन कि जब हम सारी सांस बाहर छोड़ देते हैं उसके बाद भी विंड पाइप कोलैप्स नहीं करती है. द रीज़न बीइंग इट इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ओके, you must remember why does the trachea not collapse when we breathe out the air. Okay, जब हम हवा लेते हैं अंदर then there is this diaphragm also along with the entire chest cavity. जब हम air अंदर लेते हैं the body uses this strong muscle below the lungs which is known as diaphragm and pulls in the air. Ultimately, जब bronchi के through bronchi is further branched into bronchioles in the lungs and then it ends up in the balloon like alveoli. Okay, these are the alveoli that are present after the bronchioles. This is the entire path of movement of air from mouth to the lungs to the blood. Each alveoli, जो alveoli है उसके साथ blood vessels रहते हैं. So exchange of gases takes place between the alveoli and the blood here in the blood capillaries. This is also one cell thick, this is also one cell thick, and just the simple exchange of gases like oxygen going to the red blood cells and carbon dioxide going to the alveoli takes place at this juncture. यहाँ पर आके exchange of gases होता है ultimately. Okay, when you breathe out, all same things happen but only in reverse. जो अभी हमने पाथवे देखा कि माउथ से ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई तक हमारा सारा कुछ पहुंचता है, तब इसका बिल्कुल रिवर्स हमारा बॉडी में होता है while we are throwing out the air. Okay, in exhalation. Now taking in of the air is inhalation, giving out of the air is exhalation. So this is the pathway: nostril to nasal passage to nasal cavity, pharynx, larynx, tracheae, bronchi, lungs, bronchiole and alveoli. Okay, pathway of inhalation or exhalation. Okay, now when you exhale out air, एक सांस लेके देखिए सब, when you exhale out, उस केस में क्या हो रहा है? exhale out के केस में क्या हो रहा है? exhale out में आपकी चेस्ट कैविटी अंदर जा रही है और आपको नीचे रिलैक्स, यू फील रिलैक्स. व्हेन यू एक्सेल आउट यू फील रिलैक्स. ओके, सो रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड diaphragm returns to its normal position. See, during inhalation, what was happening? During inhalation, the chest cavity was moving out. Chest cavity बाहर की तरफ जा रही थी और आपका सारा का सारा रिब्स और स्टर्नम बाहर की साइड मूव कर रहा था. Because of that, the chest cavity increases in volume. वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा? एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बाहर से एयर अंदर की साइड रश करेगी. एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम टेक्स प्लेस. डायफ्राम इस तरीके से हो जाता है और चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आ जाती है. तो जो नॉर्मली आपका इस तरीके का चेस्ट कैविटी का एरिया था वो अब यहाँ ऐसे हो जाता है. तो ऑब्वियसली वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड हियर, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो प्रेशर डिक्रीज हो गया. तो ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट इज हैपनिंग? ड्यूरिंग टेकिंग इन ऑफ द एयर द प्रेशर इन द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस. चेस्ट कैविटी में प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बाहर से एयर अंदर रश करती है और एग्जैक्टली इसका अपोजिट वाइल गिविंग आउट एयर है. ओके, नाउ लंग्स ऑल्सो कंटेन द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द ब्रीदिंग साइकिल. रेजिडुअल वॉल्यूम इज सारी की सारी एयर हम बाहर नहीं थ्रो कर देते, कुछ ना कुछ लंग्स में रहती है टू कैरी आउट द वेरियस फंक्शंस. हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट which picks up oxygen and it takes to the entire cell, all the cells of the body. Sign of
और अगली बार मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ।